हमारा जो हम जो अभी यह सब इकट्ठे हुए हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी या कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले कह दूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी को हम अलग कोई स्ट्रीम, हाँ अमित जी गुड मॉर्निंग, अलग कुछ नहीं समझेंगे। देखो, केपी एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लोग कहते हैं कि वैदिक अलग है। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारा प्राचीन वेद की जो ज्योतिष है, उसका कई सारा स्ट्रीम है, हजारों प्रकार का स्ट्रीम है। वैसे ही केपी एक स्ट्रीम है। कोई अगर कहे कि ये भृगुनंदी नाड़ी, कोई कहे चंद्रकला नाड़ी, कोई चर दशा, कोई जोगिनी दशा के ऊपर काम करता है, कोई लाल किताब के ऊपर काम करता है। सभी जगह पे ये ग्रह ही लगता है, ये राशि ही लगता है, ये भावों ही लगता है। हमारा ज्योतिष का जो टूल्स है वो है 9 ग्रह। हम सनातन ज्योतिष या इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह है हमारा। सूर्य, चंद्र अच्छा सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, वेनस, राहु, केतु, 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स। और 12 राशि है, जिसको हम कहते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशि है और 12 ही भाव है। पहला भाव से 12, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, पहला 12 ही भाव है। और ये जो 12 भाव है, ये जो 12 भाव, जो हमारा जो 12 भाव है, ये भी हमारा टूल्स है। और 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा। तो ऐसे करके अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, रेवती। 27 नक्षत्र, 27 स्टार्स, 28 नहीं है, 28 अभिजीत नक्षत्र है, बट हम अभिजीत नक्षत्र को अभी पकड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा टूल्स है। जैसे कि हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो उस काम के लिए हमारा टूल्स लगता है। जो मिट्टी का काम करता है उसको कुल्हाड़ी, कुदाल सब लगते हैं। जो पूजा का काम करते हैं उसको फूल, चंदन, माला, मिठाई भगवान की पूजा में लगते हैं। ठीक इसी तरह हम जो लोग ज्योतिष की काम करेंगे या जो भी करेंगे, हमारा जो उपकरण है, दिस आर 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र। हमें इनके बारे में थोड़ा अंदाज ले लेना पड़ेगा। हमारा जो शुरू का 3-4 क्लास रहेगा, मैं सभी को कह दूं, शुरू का जो 3-4 क्लास रहेगा, इस क्लास में थोड़ा स्टोरी होगा। जिन लोगों का ज्योतिष का ज्ञान है, आप लोगों का शायद लगेगा कि ठीक है थोड़ा स्टोरी हो रहा है, सुन लीजिएगा, बोरिंग लग सकता है। परंतु 5 क्लास के बाद से, 4-5 क्लास के बाद से हमारा क्या होगा, रूल्स में हम चले जाएंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का रूल्स, क्योंकि ये 0 लेवल वाला कोर्स है तो मुझे थोड़ा राशि के बारे में, भावों के बारे में, ग्रह के बारे में निश्चित बताना पड़ेगा। मैं आप लोगों को जो चार्ट स्टाइल, जैसे कि नॉर्थ इंडियन चार्ट, जैसे कि साउथ इंडियन चार्ट होता है, तब मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ते हैं, साउथ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ते हैं, ये समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम, जैसे कि हम जो D1 चार्ट या लग्ना चार्ट के ऊपर काम करते हैं, लग्ना चार्ट के ऊपर हम जो काम करते हैं, ये जो लग्ना चार्ट है या D1 चार्ट है, इसके ऊपर 90% वैदिक एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं। हाँ, बहुत लोग D9 के ऊपर काम करते हैं, परंतु हम ये लग्ना चार्ट या D1 चार्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे। हमारा काम होगा भाव चलित चार्ट से, और भाव चलित समझने के लिए हमें प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम जानना पड़ेगा, उसका भी चर्चा होगा। फिर हम सबलॉर्ड थ्योरी में जाएंगे, राशि,
राशि से नक्षत्र, नक्षत्र से सब लॉर्ड जो जाएंगे। सब लॉर्ड थ्योरी के बाद हमारा केपी का रूल होगा, कैसे हम एक प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे हम एक घटना के बारे में जजमेंट देंगे। फिर टाइमिंग होगा अर्थात समयकाल दशा के ऊपर। केपी का जो सबसे जो जरूरी रूल है, जो सबसे कृष्णमूर्ति जी ने जो इन्वेंट किया, उसमें जो सबसे बड़ा चीज है वो है रूलिंग प्लेनेट। हम रूलिंग प्लेनेट के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर जन्म के समय सही है कि नहीं ये समझने के लिए हमें बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी चैप्टर है। तो ऐसा करके कोर्स आगे बढ़ेगा। देखिए, मैंने अपना जो वीडियो को थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्योंकि वीडियो ऑन होने से थोड़ा इंटरनेट का प्रेशर होता है, क्योंकि अभी मैं कुछ स्क्रीन शेयर भी करूँगा, तो वीडियो मैं ऑफ कर लेता हूँ। देखिए, ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष मतलब क्या है? ज्योति, रोशनी, इस ईश्वर। तो ईश्वर की आंखों का जो जिस रोशनी से ईश्वर देखते हैं, हम क्या कहते हैं कि भगवान या ईश्वर वो सब जानते हैं, वो सब की ज्ञाता है। वो पूर्व, वर्तमान और पश्चात अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य सब उनको पता है। परंतु हम इंसान हैं, हमें वो पता नहीं। वो भगवान जो देखता है, भगवान को जो देखना आता है, वही हम देखने की प्रयास करेंगे, जिसमें उसका नाम है ज्योतिष। क्या अमित जी, आप नहीं हो क्लास में? आप मैसेज किए हो क्लास कब स्टार्ट होगा, आप तो क्लास में हो। हेलो अमित जी, आप क्लास में हो? आप कह रहे हो क्लास कब चालू होगा? कौन सा मोड में आप ज्वाइन किए हो? ये किस चीज का सिंबल है भाई, किस चीज का इमेज है? तो ये बात है कि देखिए, तो बात ऐसा है कि ये जो देखने का तरीका, हम क्या कहते हैं? हम क्या है तो कहते हैं अदृष्ट। भाई अदृष्ट में क्या है मुझे पता नहीं, नियति ने क्या लिखा है मुझे पता नहीं, बट ये अदृष्ट क्या है? अदृष्ट का मतलब है जो हमें दृष्ट नहीं होता है। अदृष्ट, अदृष्ट मतलब जो हमें दृष्ट नहीं होता है, और उसी अदृष्ट का देखने का जो प्रयास है, ये उसकी ही टूल्स है हमारा एस्ट्रोलॉजी। आगे क्या है? अब देखिए, मैं कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में जाने से पहले जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है, इसके बारे में थोड़ा अंदाज आप सभी को पता हो सकता है कि देखो, हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी या सनातन एस्ट्रोलॉजी का हम आयु या उम्र सोचते हैं कम से कम 10,000 ईयर्स, 10,000 साल।
ये रामायण काल से पहले भी, क्योंकि रामायण काल में भी ज्योतिष का पूरा उल्लेख है, रामायण काल के पहले भी ज्योतिष का पूरा उल्लेख है। तो ये जो ज्योतिष का उल्लेख है मतलब तब से ये शुरू हुआ था। अब इसमें एक चीज कहूं, प्राचीन भारत में जो हमारी शिक्षा नीति था वो पूरा का पूरा आश्रम बेस्ड, पूरा का पूरा आश्रम बेस्ड मतलब प्राचीन भारत में पूरा भारत भूमि में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविंस में वहां पे जंगल में जो प्राचीन ऋषियों का आश्रम होता था, और उन ऋषियों के आश्रम में बाहर से लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, रहते थे गुरुकुल में और वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और वो जो आश्रम में सभी चीजों का, सभी प्रकार की बातचीत, सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान किया जाता था। अब जो ज्ञान या शिक्षा प्रदान किया जाता था उसको हम क्या कहते हैं? वेद। बिकॉज वेद का एक्चुअल मीनिंग है नॉलेज या ज्ञान। अब वेद का जो पार्ट्स है, बोला वेद का 6 अंग है, ये 4 अंग है, 4 प्रकार का वेद है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। ये 4 ही प्रकार का वेद है। अर्थात पूरा ब्रह्मांड में जितना भी नॉलेज है या उस समय जिस नॉलेज का चर्चा होता था वो उस नॉलेज को उन्होंने 4 हिस्सा में बांटा था। एक ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा, अथर्व वेदा। और फिर उन्होंने हर प्रकार की वेद का 6 अंग, 6 लिम्स ऑफ वेदास, वो जो 6 अंग था उस 6 अंग का एक अंग का नाम था ज्योतिष। अर्थात 4 ही वेद में वेद का जो एक एक वेद का 4 प्रकार का वेद का एक एक जो वेद उसका 6 अंग होता था। उसमें और भी अंग है, जैसे हमारा शरीर में आंख, कान, नाक, दांत सब अलग अलग अंग है। उसमें उन्होंने वेद का हर प्रकार की वेद का 6 अंग में बांटे थे, और हर एक अंग का एक जो अंग था वो नाम, उसका नाम था ज्योतिष। एंड ज्योतिष को कहा जाता द आई ऑफ वेदास। द आई ऑफ वेदास मतलब वेद की आंख। ज्योतिषांग वेदानां चक्षु, ज्योतिषांग वेदानां चक्षु। तो ये ज्योतिष की पढ़ाई उस समय पूरा भारत भूमि में अलग अलग ऋषियों के आश्रम में होता था। और अलग अलग आश्रम में उन समय ऋषियों और ऋषियों का अपना जो डिसिप्लिन, उनका ऑब्जर्वेशन चलता था। क्योंकि ज्योतिष क्या है? दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है ऑब्जर्वेशन की विद्या, ऑब्जर्वेशन की विज्ञान। तो उन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन हुआ करता था, उन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन था वो अलग अलग आश्रम में था, और अलग अलग आश्रम में अलग अलग प्रकार की ऑब्जर्वेशन था एक ही बात, लेकिन देखने का सब देख रहा है, सभी रिसर्च कर रहा है। तो ऐसे हजारों साल से वो रिसर्च चालू हुआ। अब उस समय भारत भूमि में उस समय महर्षि गर्ग का पुत्र, महर्षि गर्ग, ही वाज द वेरी ग्रेट सेंट। उस समय मैं कहूंगा बहुत सबसे मतलब नामी जो ऋषि था, तो उनका बड़ा सम्मान था, सभी के पास उनकी कदर था, आदर था, सभी उसको सम्मान करते थे। उनका पुत्र था पराशर, जिनको हम लोग कहेंगे पराशर भगवान, जिनको हम कह सकते हैं द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फादर, गॉडफादर, चाहे जो भी कहेंगे, ही वाज दैट। तो महर्षि पराशर ने क्या किया? फर्स्ट भारत भूमि का जितना भी आश्रम थे, सभी जगह में ज्योतिष का जितना भी चर्चा होता था, जितना भी ऑब्जर्वेशन था, पहले सबको इकट्ठा किया, मिल्क किया। वो इतना बड़ा मतलब ऋषि के संतान था, उसी कारण सभी जगह में उसका भी आदर था, और ही वॉज टू मच ब्रिलियंट शायद। तो उन्होंने क्या किया? सभी जगह का जितना भी ज्योतिष का नॉलेज है सबको एक्सेप्ट किया, मिल्क किया, और एक जगह में इकट्ठा कर दिया। इट वॉज द बिगिनिंग। और उसी कारण जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष का इतना, आप BHPS पढ़ो, देखिएगा कितना प्रकार की टीका है, कितना प्रकार की ऑब्जर्वेशन है, और उसमें ही बहुत सारा बात है। कोई कहता है राहु का दृष्टि है, कोई कहता है राहु का दृष्टि नहीं है, कोई कहता है केतु का भी दृष्टि है, कोई कहता है केतु का दृष्टि नहीं। जिसने जो देखा वही सच है, जिसने जो देखा वही सच है। जिसने जिस तरीका से, भाई मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली जाने के लिए रास्ता पकड़ लिया, मैं पटना होके दिल्ली पहुंच गया।
कोई क्या क्या उल्टा घूम के मुगलसराय होके पहुंचा, कोई इधर उधर घूम के आगरा होके पहुंचा, तो भाई पहुंचा तो दिल्ली। और जो जिस रास्ते पे गया वो बोला मैं इसी रास्ता मुझे पता है और ये दिल्ली जाने का रास्ता है। अर्थात हमें कुछ देखना है, हम जिस नजरिया से भी देखे, अगर हम उसको देख लिया और देख पाए तो हम देखने का सबको कहेंगे हम ऐसी तरह देखा और हमने देखा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। देखिए ये ऑब्जर्वेशन कैसा है मैं आपको बताऊं। एक बात या एक घटना एक बार घटित हुआ, एक घटना 2 बार घटित हुआ, वही घटना 100 बार घटित हुआ, हजारों बार घटित हुआ, तब हम ना उस घटना के लिए अलग सोचेंगे। ये स्पॉन्टेनियस रेगुलर घटित होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जो इजिप्ट मिशर वहां पे नील नद है, नील नद दुनिया में सबसे लंबा नदी। और प्राचीन काल में वो जो है डिजर्ट एरिया, तो वहां पे नील नद ही उन प्राचीन काल में मिशर के जो जीवन की कारण है, वहां के लोगों का रहने की जगह, सभी वो लोग नील नद से ही जीते थे, नील नद पे ही मरते थे, वो उनका भगवान सभी नील नद था। तो उस नील नद की जो पानी का लेवल, नील नद की पानी का लेवल मतलब देखो नदी के पानी ना हमेशा एक लेवल में नहीं रहता, क्योंकि वो फ्लो करता है कभी ऊपर कभी नीचे। तो वहां पे उस पानी का लेवल के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन एक दिन का नहीं, हजारों साल से। अब सभी को पता है कि 5-6 हजार साल भी मिस्र का जो है वो पुराना है, हमारा भारत भूमि तो और बहुत साल पहले। तो वो जो मिस्र में 3-4 हजार साल से वो नील नद का पानी का लेवल के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है। मतलब एक पर्टिकुलर दिवस में बस बरस का एक पर्टिकुलर दिवस में एक पर्टिकुलर समय में नील नद का पानी का लेवल अगर उस पर्टिकुलर लेवल में रहता है, तो जो जो घटना घटित होता है सभी एक प्रकार का घटना। एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर दिन पे बरस का नील नद का पानी का लेवल अगर एक स्पेसिफिक लेवल में हो जाए, तो हर जब भी ऐसा ऐसा स्पेसिफिक लेवल में आता है तब भी एक ही प्रकार का घटना मिस्र में घटित होता है। अर्थात कि जंगल में पेड़ गिरा और नदी पे बाढ़ आ गया। अब जंगल में एक बार पेड़ गिरा, नदी पे एक बार बाढ़ आया। जंगल में 2 बार पेड़ गिरा, नदी पे दूसरा बार बाढ़ आ गया। जंगल में 100 बार पेड़ गिरा और नदी पे 100 बार बाढ़ आया। तो क्या कहेंगे भाई, जब भी जंगल में पेड़ गिरेगा तब भी नदी पे बाढ़ आएगा। और ये कौन सा साइंस है, ऐसा घटित होता है बार बार। तो ये लैब वाला साइंस नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स नहीं है, दिस इज मेटाफिजिक्स। भगवान हमने किसी ने ही नहीं देखा, फिर भी हम भगवान को विश्वास करते हैं। वाई? ये मेटाफिजिक्स है, ये सनातन है, विश्वास, बिलीफ। ऐसा होने से ऐसा होते हैं, और जब जब ऐसा होने से तब तब ऐसा होता है, वही होता है। अब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, मन में शांति आ जाएगा। क्यों? बिलीफ। और ये हजारों साल से इसकी प्रैक्टिस चल रहा है हमारे देश में, और इसका ही एक आउटपुट है, आउटकम है ज्योतिष। हाँ, इसमें जो भी हुआ है, अष्टम में मंगल, ये रिजल्ट होता है। सप्तम में राहु, ये रिजल्ट होता है। हजारों, लाखों, करोड़ों पत्री के ऊपर टेस्ट किया गया, ऐसे होने का चांसेस। हाँ, और भी बहुत सारे रीजंस होता है, बट दिस इज स्पेसिफिक रीजंस, और ये एक घटना है। तो हम जो पढ़ाई करने के लिए बैठे, जो शिक्षा, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन में मैं एक चीज कहूं कि जो भगवान पराशर ऋषि ने जो सृष्टि कर दिया, जो मिल्क कर दिया, फिर उनके बाद वो और भी आगे बढ़ा, बहुत रिसर्च हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में प्राचीन ऋषियों का जितना भी रिसर्च हुआ था, उसमें 90% बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया गया। एंड वन ऑफ द मतलब जो क्या कहूंगा मैं, बर्निंग जो एग्जाम्पल इज नालंदा। नालंदा को एकदम बर्बाद कर दिया गया। पूरा भारत भूमि का पूरा नॉलेज का वो भंडार बन गया था। उस समय के उस जमाने के ऋषियों ने उसको इकट्ठा कर लिया था नालंदा में, उसको बर्बाद किया गया। और पूरा भारत भूमि में ऐसा था। तो आज प्राचीन ऋषियों के पास जितना भी नॉलेज था उसका शायद 10% हमारे पास है। हम 10% को लेके उछल कूद कर रहे हैं शायद, फिर भी ये कम नहीं है। अब देखिए, जो रिसर्च चल रहा था, जो रिसर्च हुआ, बहुत ऋषियों ने अलग अलग तरीका से, अलग अलग नजरिया से
इसको देखा और अलग अलग स्ट्रीम बना लिया। कोई विंशोत्तरी दशा पद्धति यूज करता है, कोई अष्टोत्तरी दशा पद्धति यूज करता है, कोई षोडशोत्तरी दशा पद्धति यूज करता है, और प्राचीन जो है उसमें सब लिखा है क्यों कब कैसे ये होता है, क्यों इसका यूज होता है, करता है लोग। कोई D1 चार्ट के ऊपर काम करता है, कोई D9 चार्ट के ऊपर काम करता है, जो जैसे करता है। कोई बिना चार्ट के ही आंख किसी का फेस देख के बता देता है, कोई हाथ की रेखा देख के बता देता है। वो ये सब ऑब्जर्वेशन है, द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमारा जो टूल्स है, इसमें एक टूल्स है, मैं क्या कहा, दे आर टूल्स, राशि, ग्रह, भाव और नक्षत्र। प्राचीन भारत में जितना भी ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे सामने है, हमने ज्यादा देखा नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर। हमारा रोज का जो पंचांग बनता है ये पूरा नक्षत्र बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि वो जो महाभारत में जो नकुल जी थे, नकुल या सहदेव जी थे, ही वाज द मास्टर्स ऑफ स्टार्स, नक्षत्र का एनालिसिस करना। और भारत भूमि में प्राचीन काल से नक्षत्र के ऊपर ही सबसे ज्यादा बोला, इस नक्षत्र में जन्म होगा, वो। और वो नक्षत्र क्या है, ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे जो हम देख ही नहीं पाते खाली आंख से। प्राचीन ऋषियों ने विदाउट बाइनोकुलर, नो कुछ, खाली आंख में बैठ के उसको ऑब्जर्व किया, सालों साल ऑब्जर्व किया, और उस नक्षत्र की अवस्थान, गति, स्थिति, परिवर्तन के अनुसार उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्शन की टूल्स बना लिया, ऑब्जर्व करके रूल बना दिया, हर एक नक्षत्र का सिग्निफिकेशन बना दिया, एट्रीब्यूट्स बना दिया। एक नक्षत्र से यहाँ पे रोशनी आने के लिए इतना साल लगता है कि करोड़ों करोड़ों साल लगता है। एक नक्षत्र से यहाँ पे रोशनी आने के लिए करोड़ों करोड़ों साल लगता है। उसी नक्षत्र को उन ऋषियों ने बैठ के ऑब्जर्व करके उन नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स बना दिया, उन नक्षत्रों का कनेक्टिविटी बना दिया, जो नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स है। अब उस नक्षत्र के ऊपर भारत भूमि में बहुत काम हुआ। फिर 1920s के आसपास कुछ पंडितों ने, ऋषियों ने, कुछ अच्छे इंसान जो रिसर्च माइंडेड लोग, उन्होंने एक प्रेडिक्शन स्टार्ट किया, एक प्रेडिक्शन का पद्धति शुरू किया। और उस पद्धति में उन्होंने नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन, जिसको हम कहते हैं कि नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष के ऊपर एक प्रेडिक्शन का पद्धति तैयार किया। वो लोग रिसर्च किया कि इस तरीका से हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि नहीं। और वो उस प्रेडिक्शन में पूज्य कृष्णमूर्ति जी भी ऐड हुआ। ही वॉज ऑल्सो रिसर्च माइंडेड। अब ही वॉज रिसर्च माइंडेड, तो उन्होंने क्या किया, उन रिसर्च में अपने आप को पूरा नियोजित कर दिया और उस रिसर्च में एकदम फुल फॉर्म में वो रिसर्च आगे बढ़ाया। जो 27 नक्षत्र है, इन नक्षत्र के ऊपर उनका रिसर्च चालू हुआ। पहले वो लोग नवांश चार्ट के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा। पहले वो लोगों ने नवांश चार्ट के ऊपर काम किया, पहले उन लोगों ने 108 नंबर के ऊपर काम किया। परंतु कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि वो उसको सही नहीं लगा। फिर उन्होंने क्या किया, सबलॉट थ्योरी लाया, फिर उन्होंने रूलिंग प्लैनेट लाया। बट ये पूरा नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष है। और नक्षत्र में तो है 27 नक्षत्र, लेकिन बहुत स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत जगह में 28 नक्षत्र के ऊपर बातचीत होता है। 28 नंबर नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र। महाभारत के समय में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण किसी एक पर्टिकुलर समय अभिजीत नक्षत्र को बहुत दूर भगा दिया था। मैंने क्या कहा, ऊपर आसमान में जो नक्षत्र है, उन नक्षत्रों से रोशनी आने के लिए हमारे धरती पे करोड़ों से ज्यादा साल लगता है, और इतना दूर में है। फिर अभिजीत का क्या बात हुआ, बोला अभिजीत उन 27 जो नक्षत्र उनका भी, उनसे भी दुगना दूरी में है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने किसी समय अभिजीत नक्षत्र को और दूर ठेल दिया, और दूर। एक्चुअल बात यह है कि अभिजीत नक्षत्र का जो डिस्टेंस हमारे धरती से है वो इतना ज्यादा है कि उसकी प्रभाव बाकी नक्षत्र की प्रभाव से शायद कम है, या कुछ अलग कारण ऋषियों ने अभिजीत नक्षत्र को जो है हमारी प्रेडिक्शन से अलग कर दिया।
या फिर कैलकुलेशन की ऑप्शन भी, कैलकुलेशन का भी ऑप्शन है। कैलकुलेशन का ऑप्शन मतलब ठीक करने के लिए अभिजीत नक्षत्र को हटाएगा, बट हम अभिजीत नक्षत्र को एड ऑन नहीं करेंगे। हम 27 नक्षत्र जो अश्विनी से लेकर रेवती तक, ये 27 नक्षत्र के ऊपर हम बातचीत करेंगे। फिर हम स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड में जाएंगे, नक्षत्र के सब में जाएंगे, इसी कोर्स में हम जाएंगे। अब कृष्णमूर्ति जी का जो प्रेडिक्शन हुआ, उन्होंने बहुत साल के ऊपर प्रेडिक्शन किया, और वहां ईप्स एंड बाट कृष्णमूर्ति जी का पसंद नहीं था। भाई ऐसा प्रेडिक्शन करो वो स्टनिंग होगा ही होगा। कोई अगर पूछे मेरा शादी होगा, अगर कोई केपी एस्ट्रोलॉजर उसको चेक करके कहे यस द रूल इज अप्लाइंग, तो होगा ही होगा। अगर किसी का लिखा नहीं है और अप्लाई करके देखा गया होगा नहीं, तो वो होगा नहीं। ये है स्टनिंग प्रेडिक्शन। हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। उसी कारण शायद कृष्णमूर्ति जी विश्वास करते थे कि देयर इज नो रेमेडी, डेस्टिनी इज फिक्स। चाहे जो भी कर लो, भगवान ने, विधि ने लिख दिया कि है इस जीवन में, तो होगा नहीं। अब बात यह है, इसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। अब बात यह है कि जो प्रेडिक्शन का टूल्स है कृष्णमूर्ति जी का, उन्होंने क्या किया, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, मैंने क्या कहा कि जो भगवान पराशर जी ने इतना हजारों जो ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा किया था, तो वो बहुत प्रकार है। ये हम जो स्ट्रीम है यहाँ पे, कृष्णमूर्ति जी और उनकी टीम, कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उनमें से कुछ स्पेसिफिक रूल या कुछ स्पेसिफिक नियम को एक्सेप्ट किया, सबको नहीं, सभी प्रकार का रूल को नहीं, कुछ स्पेसिफिक रूल को एक्सेप्ट किया, और कुछ स्पेसिफिक रूल के ऊपर प्रेडिक्शन किया, उन रूल को अप्लाई किया, करके टेस्ट करके देखा रिजल्ट होता है। हम कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में कुछ स्पेसिफिक रूल के ऊपर ही काम करेंगे, कुछ स्पेसिफिक रूल। मैं फिर कह रहा हूं, वैदिक ज्योतिष है समुंदर से भी गहरा, बट कृष्णमूर्ति पद्धति ये भी समुंदर का एक पार्ट है, बट उन्होंने क्या किया, एक नया, उनमें से कुछ तरीका, नया कुछ नहीं बनाया। कृष्णमूर्ति जी ने नया कुछ नहीं किया, कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैंने कुछ नया कहा। उस समुंदर का पानी से ही उन्होंने क्यों कुछ एक टेक्निक्स बनाया जो स्पेसिफिक रूल के ऊपर है। अब देखिए, हमारा जो टूल्स है, वैदिक जो टूल्स है, वो 9 के 9 ग्रह ही है। कुछ लोग कहता है कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है। नो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सल, इन लोगों को प्लैनेट्स मानते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग राहु केतु को कतई नहीं मानते हैं। परंतु हमारा भारत भूमि में 10,000 साल पहले से ही राहु केतु ग्रह था, और आज भी ग्रह है, और हमारा स्ट्रीम में राहु केतु ही ग्रह है, और राहु केतु को ही समझना सबसे टफ वर्क है। बाकी 7 प्लैनेट से राहु केतु को पकड़ना, राहु केतु को समझना, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट जगह है। जो कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु के ऊपर स्पेसिफिक रूल बना दिया कि राहु केतु को हम ऐसे देखेंगे, हमारा इस कोर्स में वही चर्चा होगा, वो भी चर्चा होगा। तो हमारा ग्रह कौन हुआ, हमारा ग्रह हुआ केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये 9 के 9 ग्रह है। तो 12 राशि ही है, 12 भाव भी है, 27 नक्षत्र है। हाँ, सिर्फ चार्ट देखने का जो तरीका है, जो भाव चलित चार्ट है, ये भाव चलित चार्ट का बेस्ड है, बोलता है प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। 1400 शतक में एक यूरोपियन पादरी, उन्होंने क्या किया, हाउस डिविजन का एक नया तरीका जो मतलब नया एक रिसर्च किया, जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। मैं कहता हूं उसके बारे में प्राचीन भारतीय सनातन ज्योतिष में उसका भी उल्लेख है, उसका भी उल्लेख था, परंतु डिवाइन चार्ट के ऊपर लोग अलग अलग रिसर्च किया। तो हमारे प्राचीन काल की जो प्लेसिडियस जो हाउस डिविजन सिस्टम, वो प्लेसिडियस साहब के नाम पे हो गया, परंतु वो सिस्टम भारत भूमि का ही था। भारत भूमि में अंश कला विकला के ऊपर बहुत बात है, बहुत चर्चा है, और प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में वो लोग डिग्री मिनट सेकंड बना दिया। तो हम लोग उसीलिए अभी डिग्री मिनट सेकंड की बात करेंगे, बट वो है अंश कला विकला। तो हम प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम अपनाएंगे। ये निरायन चार्ट है, उसके ऊपर ही कहेंगे। अब देखिए,
जितना भी चीज है सब इंडियन फॉर्म है। कृष्णमूर्ति जी ने कभी कहा नहीं मैं नया कुछ बनाया, हम लोग उनके नाम लगा दिया केपी एस्ट्रोलॉजी, बट दिस इज प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। इसके ऊपर ही हमारा चर्चा होगा। देखिए, ये जो हमारे जो ज्योतिष है, इनमें जो 9 ग्रह है, ये जो सृष्टि की बात है, सृष्टि कैसे हुआ था कि बोला, आज के दिन में बोलता है कि पहले ब्लैक होल था और ब्लैक होल में विस्फोट हुआ, फिर ये सब सृष्टि वृष्टि हो गया। बोला ब्लैक होल क्या है? बोला ब्लैक होल मतलब जहां पे सब रुका हुआ है, समय भी रुका हुआ है। जैसे कि अभी दिन हो या रात हो, समय नहीं रुकता, समय चल रहा है, क्योंकि धरती घूम रहा है, उसका एक समय है। तो ब्लैक होल मतलब वहां पे किसी का कोई मूवमेंट नहीं है, किसी का कोई मूवमेंट नहीं है, सब स्टैटिक फॉर्म में है। जीवन का नाम क्या है? चलन। जीवन का नाम क्या है? मूवमेंट। बोला चलना ही जीवन है, रुकना मरण है। ब्लैक होल मतलब पूरा का पूरा कौन सा स्टेट में था? स्टॉप, रुका हुआ स्टेट में। और हमारे सनातन में क्या कहा गया? पहले भगवान विष्णु अपनी जोग निद्रा पे लीन था, जोग निद्रा पे लीन था। समय उस समय, समय भी वहां पे क्या था? कोई समय नहीं था। अब भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। अब ब्रह्मा जी सृष्टि होते ही सृष्टि का रचना कर दिया, और ये चंद्र सब ग्रह सूर्य वगैरह वगैरह नक्षत्र सबका सृष्टि हो गया। अब जब ही सबका सृष्टि हो गया, सब चलना चालू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड में सब ऑल आर ट्रेवलर, सब घूम रहा है, कोई रुका हुआ नहीं है, सब अपने एक्सिस पे घूम रहा है। ये पूरा का पूरा सब घूम रहा है, सब अपने एक्सिस पे, कोई रुका हुआ नहीं है, सब घूम रहा है। पता है आपको, हम जो इंसान है, पूरा 84 लाख योनि अतिक्रम करके मनुष्य जन्म मिला है। हम क्या है? एक आत्मा इस जीवन में एक शरीर धारण कर लिया। किसका आत्मा? मेरा एक्चुअल मैं, वो आत्मा इस शरीर को धारण कर लिया। ये शरीर नश्वर है, जब तक शरीर रहेगा आत्मा इस शरीर में वास करेगा। शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, फिर एक नया शरीर धारण करेगा। वो भी चल रहा है, ही इज ऑल्सो मूविंग। उसका भी एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य? बोला परमात्मा से विलीन होना, जहां से सृष्टि हुआ वहां से लौट जाना। अर्थात बात ये हुआ कि जो ब्लैक होल था, जिसका जो जहां से पूरा का पूरा सृष्टि हुआ मूवमेंट, तो सभी का ही इच्छा है कि एक दिन हम लोग ब्लैक होल में जाके ही विलीन हो जाए, जहां से शुरू हुआ था, घूमते घूमते वहीं पे लौट जाए। ठीक उसी तरह हम जो, ये आत्मा जो है, ये भी परमात्मा से सृष्टि हुआ था। वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करवाया था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करवाया था। और सृष्टि के बाद हम घूमते घूमते फिर हम चाहेंगे परमात्मा में विलीन हो जाए। और यही जितना साधना है, जितना भी लोग जो भी मोक्ष लाभ की चेष्टा करता है, सबका इच्छा है कि मैं एक ऐसा स्टेट में पहुंच जाऊं, जिस स्टेट में हम परमात्मा का फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे? रीच कर लेंगे। वो स्टेट क्या है? जब हम ये जो भी कुछ है हमारे अंदर, जो जो इस आत्मा को इस शरीर के कारण मिल गया, वो सभी कुछ ब्लैंक हो जाएगा। चाहत अनचाहत के जब हम ऊपर चले जाएंगे, चाहत अनचाहत के जब हम ऊपर चले जाएंगे, जब कुछ नहीं है हमारा मन में, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा स्थिति में हम जब पहुंच जाएंगे, तो हम मोक्ष प्राप्त कर देंगे। और जब तक ना वो प्राप्त हो जाए, तब तक हम भटक रहे हैं एक शरीर से दूसरा शरीर। ज्योतिष का काम क्या है? एक आत्मा जब एक शरीर धारण किया, जब तक उस शरीर को वहन करके चलेगा, जब तक उस शरीर को वहन करके चलेगा, तब तक उस समय काल को हम कहते हैं जीवन। फर्स्ट ब्रीथिंग एंड लास्ट ब्रीथिंग। फर्स्ट ब्रीथिंग मतलब शुरुआती ब्रीथिंग, एक बात, जातक जन्म लिया, चिल्लाया, पहला सांस लिया, एक जातक उसका अंत हो गया, 80-90 ईयर्स हो गया, जो भी उम्र हुआ, लास्ट ब्रीथिंग छोड़ दिया और अंदर नहीं गया। इस बीच का जो समय है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीवन। और ये जो जीवन काल है, इस जीवन काल की घटना, इस जीवन काल की अच्छा बुरा
इस जीवन काल का जो भी कुछ है उसको एनालिसिस करने का जो तरीका है दैट इज ज्योतिष। बोला 3 प्रकार के एनर्जी है। जब वो जो मैंने क्या कहा, ब्लैक होल मतलब क्या था, जहां पे एनर्जी का क्या प्योर फॉर्म था। प्योर फॉर्म मतलब उस एनर्जी का कोई डिस्टरबेंस नहीं था, एकदम एनर्जी एक जगह पे संचित था। अब जब एनर्जी वहां पे डाइवर्सन आया, जब वहां पे कोई विकार आया, कई परिवर्तन आया, तो उसमें एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, बहुत प्रकार का एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। बोला शक्ति अविनश्वर है, शक्ति कभी क्षय नहीं होता है, शक्ति अविनश्वर, एक शक्ति से दूसरा शक्ति में परिवर्तन होता है। तो वो ब्लैक होल का जो प्योर एनर्जी था वो बहुत एनर्जी में विकसित हो गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक इसी तरह जो परमात्मा था, पूरा का पूरा जो एनर्जी का टोटल एनर्जी का जो भंडार है, जब एनर्जी कुछ नहीं था, उसमें टाइम भी नहीं था, समय भी नहीं था, वो एनर्जी का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया बहुत एनर्जी में, और हम अलग 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 एनर्जी में बढ़ गया। वो ईश्वर परमेश्वर का ही जो है सब उस सृष्टि का कारण है, उसमें ही सी सब सृष्टि हो गई। अब ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म होता रहा है, ट्रांसफॉर्म होता रहा है, ट्रांसफॉर्म होता रहा है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम इस ज्योतिष में एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर जीवन काल में एक पर्टिकुलर एनर्जी का कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, किस तरीका से, वो देखने का हम प्रयास करेंगे। और उसका ही हमारा इतना टूल्स है, उसका ही हमारा इतना जो है ग्रह, भाव, नक्षत्र, राशि वगैरह वगैरह, परंतु काम हमारा एक ही है। अब देखिए हमारा जो एक टूल्स है वो है राशि। जैसे 27 नक्षत्र तैसे 12 राशि है। इस राशि के बारे में मैं बता दूं, प्राचीन भारत भूमि में मैं क्या कहा, नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष का ही ज्यादा, परंतु राशि का चर्चा सबसे ज्यादा कब चालू हुआ, कि जब हम सबको पता है कि आज से करीब 2400 साल पहले वो ग्रीस का जो एक राजा था अलेक्जेंडर, वो पूरा धरती को अपना जो है जीतने के लिए निकल पड़ा था। तो वो जब निकले थे तब अपना सिर्फ सेना नहीं, अपने साथ अपना सिस्टम लेके निकले थे, अपना ज्योतिष लोग, अपना डॉक्टर्स लोग सब लेके निकले थे। उस समय उनके साथ आए हुए जो एस्ट्रोलजर्स थे, उनके साथ उस समय भारत भूमि में वो तक्षशिला था, उस समय यूनिवर्सिटी था भारत भूमि का उत्तर पश्चिम सीमांत में, बहुत दिन वो लोग आके रहे थे। तो उनके साथ एक संस्कार आया था और यहाँ के संस्कार के साथ उस संस्कार का मेल बंधन हुआ, और उनकी जो ज्योतिष थे उनके साथ यहाँ का ज्योतिषों का भी आदान प्रदान हो गया, और वहां से 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट प्राचीन यूरोप में पहले से 12 राशि कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बातचीत चलता था। देखिएगा मैं आपको बताता हूं, देखिए देखिएगा हमारा जो 12 राशि है, हम आगे बताएंगे, आप लोगों को भी ज्ञात है कि जो राशि है उस राशि में अधिकार होता है ग्रह का। और 12 जो राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशि को 7 ग्रह में बांट दिया गया। 7 ग्रह कौन है, मंगल का 2 राशि मेष और वृश्चिक, शुक्र का 2 राशि वृषभ और तुला, बुध का 2 राशि मिथुन और कन्या, चंद्रमा का 1 राशि कर्क, सूरज का 1 राशि सिंह, बृहस्पति का 2 राशि धनु और मीन,
और शनि महाराज का दो राशि मकर और कुंभ। राहु केतु कहाँ गया भैया? राहु केतु का तो कोई राशि नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग राहु केतु को विश्वास करते नहीं, राहु केतु को मानते नहीं। वो लोग 7 प्लैनेट्स को, ये 12 राशि को बांट दिया, 7 प्लैनेट्स के अंदर बांट दिया गया, बोला राहु केतु का कोई घर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा प्राचीन भारतीय ज्योतिष परंपरा में जो 27 नक्षत्र है वो भी जमीन है। उन 27 नक्षत्र को 9 के 9 ग्रहों में ही बांटा और हर एक ग्रह का 3-3 नक्षत्र का अधिकार दिया गया। वहां पे राहु का भी 3 नक्षत्र है, केतु का भी 3 नक्षत्र है, रवि का भी 3 नक्षत्र है, शुक्र का भी 3 नक्षत्र है, सबका 3-3 नक्षत्र है। अर्थात राहु केतु का अधिकार हम मानते थे प्राचीन भारत भूमि में पहले से, उसीलिए राहु केतु का 3 नक्षत्र का अधिकार दिया गया। अब आगे जाके ये राशि वाला कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, तो इसके साथ मार्च कर दिया गया राशि और नक्षत्र। हम लोग यहाँ पे भी इस कोर्स में राशि और नक्षत्र का जो मार्च किया हुआ बात है उसको भी हम देखेंगे। परंतु बात यह हुआ, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट प्राचीन भारत भूमि में पहले से ही था, और इतना इन्वॉल्वमेंट है, राहु केतु ही एक पत्री में, एक जीवन में डिस्टर्ब का मेन रीजन होता है। देखो, विधि मतलब नियम, पूरा जग संसार नियम पे चलता है और नियम के कारण सब अपना रिदम में है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। हमारा जीवन जो है, ये जीवन नियम के अंदर अगर रहेगा, किसी का जीवन जितना नियम विधान के विधि के अनुसार होगा, उसका जीवन उतना सरल है, उतना अच्छा है। परंतु हमारा जीवन में, हमारे लाइफ में जो नियम है उसका उल्लंघन करने वाला जो एनर्जी है वही तो राहु केतु है। और उस उल्लंघन के कारण, उस डिस्टर्ब के कारण राहु केतु ही एक जीवन की प्रॉब्लम की मूल कारण हो जाता है, और राहु केतु डिस्टर्ब के कारण हो जाता है। राहु इस गड़बड़, तो राहु केतु को हम नहीं बात दे पाएंगे, और इस राहु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आप सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय देवता और असुरों में बंटवारा हुआ था कि समुद्र मंथन में जो भी मिलेगा तुम्हारा आधा हमारा आधा, और देवता समुद्र मंथन करवाए थे वन एंड ओनली रीजन दैट वाज अमृत, और वो लोग कह दिया था कि हम अमृत लेंगे, बाकी तुम सोना चांदी सब ले लो। और राक्षसों जो है, असुर खुश हो गए थे, उनको इतना धन लक्ष्मी भी वो ले लिया, सब ले लिया, बोला हम खुश। लक्ष्मी भी असुरों ने ले लिया, देवता बोला लेके जाओ, वो खुश, परंतु अमृत वो ले लिया। अब उस समय आप सबको पता है कि जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु, ही वाज द सन ऑफ दिति, वन ऑफ द सन। तो हिरण्यकशिपु का एक बेटी था, एक लड़की था, उसका नाम था सिंहिनी, और सिंहिनी का पुत्र था ये सर्पदानव। वो बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा बुद्धिमान था, वो सबसे बेस्ट क्वालिफाइड इंसान था, उस सबसे बेस्ट क्वालिफाइड एक था, उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट था। वो सबसे बड़ा अटेंटिव था। अटेंटिव मतलब लक्ष्य को वो, मतलब उसका लक्ष्य एकदम पूरा अटेंटिव, इतना अटेंशन उसका बेस्ट था। तो वो समुद्र मंथन के समय उसका अटेंशन पूरा था कि हर सामान के ऊपर उसने पहले लक्ष्य कर लिया कि एक ऐसा चीज जो देवताओं ने ले लिया, उसका अटेंशन के कारण वो देखा था। जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, तब राहु क्या किया, वहां पे बेस बदल के, एक्टिंग बेस बदल के, रूप परिवर्तन करके क्या किया, एथिक्स के बाहर जाना, अनएथिकल काम करना, वहां पे जाना मना था असुरों का, वो चला गया देवता बन के। और बन के क्या हुआ, जाके अमृत को, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप पकड़ के देवताओं को अमृत बांट रहा था, राहु भी वहां पहुंच गया और अमृत पी लिया। देवता के अंदर वो भिड़ गया और भगवान विष्णु भी उसको ना पहचान पाए। चीज को समझिएगा, कौन है भाई जिसको भगवान विष्णु भी ना पहचान पाए, वो है राहु। हम कौन भाई, हम उसको क्या पहचान लेंगे, भगवान विष्णु उसको नहीं पहचान पाए थे, तो राहु को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और राहु को पहचानने का टूल्स भी हमारे पास है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट बात ऐसा है कि वो जो राहु है, वो तो उसमें राहु, उसको डिकोड करो, उसको क्या करना है, भगवान विष्णु भी ना पहचान पाए थे, बेस बदलना, एक्टिंग करना, अनएथिक्स काम करना, जहां उसको जाना नहीं चाहिए वो वहां पहुंच गए, जिन लोगों के साथ उसको उठना बैठना उचित नहीं वो उनके अंदर भिड़ गए,
जो उसको नहीं चाहिए था वो हासिल कर लिया, दैट इज राहु। गुण क्या है? अटेंशन। इसीलिए जो सिग्निफिकेशन आएगा उसमें अटेंशन नाम का सिग्निफिकेशन राहु का ही है। राहु इज अटेंटिव। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, जब पहचान लिया। हेलो हाँ जी, कोई कुछ कह सर, रहे कुछ हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। किसको भैया? हेलो हाँ, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है क्या? सर, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हेलो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस, सुनाई दे रहा है। विजय जी, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो क्या बीच में आवाज हट गया था क्या? जी, अभी सुनाई दे रहा है ना? यस। सॉरी, ठीक है। कोई अच्छा, कुछ कारण देखो, ये तो है। जब भी अगर ऐसा होगा थोड़ा। पार्थ सारथी जी कह रहे हो अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है पार्थ सारथी जी? हाँ, हिरण्यकशिपु स्टोरी। मैं फिर कहता हूँ। हेलो हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? पार्थ हेलो जी, सभी सुनाई दे रहा है अभी? क्या हुआ? तो बात ये हुआ कि उस समय भगवान विष्णु भी राहु को नहीं पहचान पाए। तो राहु ने जो चाहिए वो हासिल कर लिया। अब भगवान विष्णु जब राहु को पहचान लिया तो उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। अब राहु एक एनर्जी, मैं क्या कहा, सभी एनर्जी। राहु एक एनर्जी, वो डिवाइड कर दिया गया। राहु क्या है? आसक्ति। राहु क्या है? चाहत। और उस चाहत को चाहत और अनचाहत में बांट दिया गया। तो राहु आधा हो गया, केतु आधा हो गया। अर्थात बात यह हुआ, राहु क्या है? राहु है अटेंशन। राहु क्या है? राहु है गड़बड़। राहु क्या है? जो चाहिए हमें वो पाना पड़ेगा। एथिक्स अनएथिक्स के बाहर जाएंगे, रूल को तोड़ेंगे, रूल तोड़ने वाला। राहु क्या है? राहु क्या है? ग्रेड। अब इतना सारा कुछ गुण के कारण राहु और केतु हमारा पत्रिका प्रॉब्लम का मेन जगह है। राहु केतु, इसको हम कैसे अलग करेंगे? और कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को भी कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में भरपूर प्रयोग किया, यूज किया। हम भी जाके आगे यूज करेंगे। मैं फिर कहता हूं, जीवन धर्म है विधि अनुसार चलना। जीवन धर्म है विधान के अनुसार चलना। जीवन धर्म है नियम के अनुसार चलना। राहु कौन है? जो विधि का उल्लंघन करने वाला। राहु क्या है? विधि को तोड़ने वाला, नियम को तोड़ने वाला। विधि के अनुसार कोई चलेगा, सब ठीक ठाक चलेगा। विधि तोड़ के चलेगा, सब गड़बड़ होगा। और राहु केतु क्या करता है? विधि को तोड़ता है। उसीलिए पत्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जगह है राहु एंड केतु, जो हमारे सब्जेक्ट में ऐड है। देखिए, मैं 12 राशि के बारे में निश्चित चर्चा करूंगा, 12 भाव के बारे में निश्चित चर्चा करूंगा। फिर हम जो सबलॉट थ्योरी में जाएंगे, हम प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा कोर्स ऐसे चलेगा। आज मैं इंट्रोडक्टरी क्लास लिया, कुछ आप लोगों के साथ आदान प्रदान किया। आज कोर्स का कुछ नहीं बताया मैं, फिर भी चलिए, आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी, कहिए, किसी का कोई प्रश्न है कि? मैं भी तो आप लोगों का बात सुनूं। हाँ जी, पार्थ जी, अमित जी। सर सर, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा अलग बात कीजिए। वो नक्षत्र जो बेस है, हम्म। प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर थोड़ा सा।
वो तो कोर्स में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। आज इंट्रोडक्टरी बात ठीक। वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तब आप लोगों को इजी होगा। शुरू में आज बोल देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। अच्छा वो साइन से स्टार में जाऊंगा, स्टार से सब में जाऊंगा, ड्रिल डाउन करके धीरे धीरे अंदर जाऊंगा। फिर सब लॉर्ड थ्योरी होगा, फिर एक के बाद एक होगा, चालू हो जाएगा। परंतु राघवेंद्र जी, आप अनम्यूट करिए। आप बोल रहे हो कुछ, बट आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पे मुझे लगता है पार्थ जी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, ये ऑल आर वाइज विद एस्ट्रोलॉजी। बेसिक सबको पता है मुझे लगता है, वैदिक वगैरह जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं भी जानता हूँ पार्थ जी शायद एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मुझे भी 30 साल हो गए। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने एक कोर्स ना डिजाइन किया, तो इसलिए मैं शुरू में ही कह दिया आप लोगों का। शुरू का 3-4 क्लास आपको नया लगेगा, पुराना लगेगा, परंतु 4-5 क्लास के बाद से मजा आ जाएगा। मैं रूल में चला जाऊंगा। और हाँ, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, बाकी और भी लोग जुड़ जाएंगे इस कोर्स में, और भी लोग जुड़ेंगे। शुरुआती दिन है, और भी लोग, बहुत सारा लोग जुड़ जाएंगे कम से कम। लेकिन क्या है, कुछ लोग होगा जो 0 लेवल वाला, जिनको पता नहीं। फिर भी मैं कहता जाऊंगा, और मैं निश्चित कहूंगा, राशि से हो, भाव से हो। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, अगर जीवन में हमें नया कुछ सीखना है या नया कुछ पाना है, हम नया नया चीज निश्चित सीखते हैं। लेकिन हम जिस सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं वो अथाई समुद्र है। 12 राशि का जो सिग्निफिकेशन है, उस सिग्निफिकेशन इतना बड़ा है। हम एक जीवन तो क्या, 3 जीवन 3 लाइफ्स राशि के सिग्निफिकेशन के बारे में अगर हम लगाएंगे, खोज लगाएंगे, तो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 9 के 9 ग्रह का जितना भी सिग्निफिकेशन है, हम अगर ढूंढते जाएंगे, उसका एंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये है समुद्र। और में जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स नहीं है, यही एडवांस चीज है। 9 ग्रहों का सिग्निफिकेशन। लोग नया नया किताब खरीदते हैं। किस कारण? कारण यह है कि जो सिग्निफिकेशन है, जो एट्रीब्यूट्स है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में कहाँ पे क्या नया है। रूल के साथ साथ भी, रूल तो रूल है। देखिए, जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, ये तो रूल है। 2.2 + 2.2 कितना होगा, हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो रूल है, वो तो रूल है, वो तो हम नियम बताएंगे, और आप लोगों को भी नियम पता है। परंतु ये जो राशि है, ये जो भाव है, मैं नेक्स्ट डे राशि के बारे में बताऊंगा। उसके बाद वाला दिन मैं 12 भाव के बारे में बताऊंगा, 12 भावस। फिर हम नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। तो देखिए, हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा। शुरू का 3-4 क्लास आप लोगों को शायद बोरिंग लग सकता है, सुन लीजिएगा थोड़ा। फिर हम, क्योंकि ये हम जो सिलेबस में मैंने डाला, उस सिलेबस मुझे कवर करना है। मैं चाहूँ तो आज से ही मैं एडवांस में चला जा सकता हूँ, लेकिन सिलेबस कवर करते करते जाऊंगा। और देखिएगा 24 क्लासेस 2 महीने में कैसे खत्म हो गया, और आप लोगों का एक नया स्ट्रीम आ गया। मैं आज अभी ये बोलने की प्रयास कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने तो 50-55 मिनट मैंने तो बकबक कर लिया, कुछ आप लोग भी बोलिए, मैं सुनूं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विजय कुमार जी, आपसे बात ही नहीं हुआ। अमित जी का आवाज नहीं आ रहा है, क्यों? कोई डिस्टर्ब है? बताइए। आप अनम्यूट करके बताइए विजय जी। सर
बोलिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है क्या है केपी जो एस्ट्रोलॉजी है? केपी इज ए पार्ट ऑफ वैदिक। मदर है वैदिक। सब देखो, वेद का मतलब है ज्ञान। वो जितना भी प्रकार है सभी का मादर है वेद। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी। लोग कहते हैं केपी एक नया स्ट्रीम, हाँ नया स्ट्रीम है। नंदी नाड़ी एक अलग स्ट्रीम है, आपको जैमिनी एक अलग स्ट्रीम है। कोई कहेगा जैमिनी के वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जैमिनी जी हुआ शायद अपना उसका किसका आपका पराशर जी का शायद पुत्र या पोता था, ऐसा कुछ था। मतलब मेरे पास सटीक जानकारी नहीं है, या पुत्र या पोता हो सकता है, पुत्र ही होगा। उन्होंने क्या किया, जैमिनी जी ने पहले अंश कला विकला के ऊपर काम किया, डिग्री सिस्टम का पैदा कर दिया। डिग्री सिस्टम के बेसिस काम शुरू हुआ बहुत हजारों हजारों साल पहले। और कृष्णमूर्ति पद्धति में वही चीजों के ऊपर हम फिर दौड़ाएंगे, और कोई नहीं, कुछ नया नहीं। ठीक है जी। देखिए बात ऐसा है कि मैं आप लोगों को, अच्छा अमित जी का, मैं आप लोगों को और एक चीज कहूं, मैं ये जो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा इसको भी मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाऊं। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करूंगा, ये सॉफ्टवेयर ये है केपी स्टार 1। आप लोग चाहे ये भी यूज कर सकते हो, आप लोग चाहे परासार लाइट हो, ट्रू एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिष दीपिका हो। मैंने ऐसा मतलब यही सॉफ्टवेयर आप लोगों को यूज करना है, मैं नहीं बताऊंगा। हजारों प्रकार की सॉफ्टवेयर है, आपका चॉइस है। मैं इसमें सिखाता हूं, इसीलिए मैं इसको पढ़ना आप लोगों को पहले सिखा दूंगा। और जब आपको फंडामेंटल थ्योरी क्लियर हो जाएगा, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे देखना है, आप किसी भी दुनिया में किसी प्रकार के चार्ट के ऊपर काम कर सकते हो, किसी प्रकार के। मैं एक चीज कहता हूं, देखो यहाँ पे ना साउथ इंडियन चार्ट है, नॉर्थ इंडियन चार्ट है। मैं आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ते हैं वो भी दिखाऊंगा, नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ते हैं वो भी दिखाऊंगा। और एक प्रकार की चार्ट भारत भूमि में बहुत चलता है, वो है ईस्ट इंडिया चार्ट। मैं शुरू में ईस्टर्न इंडियन चार्ट में ही मैं शुरू किया था, क्योंकि मैं ईस्टर्न साइड से हूँ, मैं बंगाल से हूँ। तो ईस्टर्न इंडियन चार्ट से ही मैं अपना पढ़ाई चालू किया था। दिस इज ईस्ट इंडियन चार्ट। प्रेजेंटेशन अलग अलग है, परंतु बात एक ही है। हमें सिर्फ देखना पड़ेगा, और देखने का तरीका थोड़ा इधर उधर है, परंतु एक बार आ जाए, वो 12 राशि 12 भाव 9 के 9 ग्रह यही है इसके अंदर, और कुछ नया नहीं है, सिर्फ नजरिया अलग है। फिर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी जब सीखा तब मुझे साउथ इंडियन चार्ट भी मैंने सीखा, क्योंकि पूज्य कृष्णमूर्ति जी ही वाज साउथ इंडियन, और उन्होंने साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर उनका जितना भी रिसर्च पेपर है, उनका आर्थ सिस्टम मैगजीन था, आर्थ सिस्टम मैगजीन वो रेगुलर वाइज वहां पे निकलता था, और उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने आर्थ सिस्टम मैगजीन पे ही डिस्क्लोज किया था। इसीलिए थोड़ा हम साउथ इंडियन चार्ट को भी पढ़ लेंगे, साउथ इंडियन चार्ट का तरीका भी हम जान लेंगे, तो हम इसी तरह आगे जाएंगे। ठीक है पार्थो जी। देखिए जो भी चार्ट हम करें, हम इस कोर्स में डिग्री में जाएंगे। आप सब देख सकते हो यहाँ पे ग्रह के पास में डिग्री लिखा है, मून 25 डिग्री 31 मिनट, जुपिटर 20 डिग्री, ये 5th हाउस के पास 2 डिग्री 40, ये डिग्री में हमें जाना पड़ेगा। तो हम जो भी चार्ट यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, हमारा ऐसा चार्ट चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे प्लेनेट की भाव उसका डिग्री दिखाई दे, क्योंकि हम इस डिग्री के ऊपर भी हमारा प्रेडिक्शन होगा। इस कोर्स में हम डीप में जाएंगे, इतना डीप में जाएंगे जहां पे हमें ये डिग्री का दरकार पड़ेगा, ऊपर ऊपर नहीं चले जाएंगे। एंड इस कोर्स में हम लग्ना कुंडली, मैं लग्ना कुंडली आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसको हम कहते हैं लग्ना चार्ट। दिस इज कॉल्ड लग्ना कुंडली, आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड लग्ना कुंडली। लग्ना कुंडली के ऊपर हमारा काम नहीं होगा, लग्ना कुंडली पे ऊपर हमारा बातचीत नहीं होगा, हमारा बात होगा भाव चलित कुंडली से।
भाव चलित कुंडली में जाने के लिए हमें प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लग्न कुंडली के साथ भाव चलित कुंडली का चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। चार्ट क्लासिक भाव चलित। आप देखिए इस पत्री में ध्यान से देखिएगा, ये राशि चार्ट दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर जहां पे है, हाँ जी, सर थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए आप। क्यों? ये राशि चार्ट दिखाई दे रहा है, राशि चार्ट, और ये भाव चलित चार्ट, दोनों चार्ट में देखिए अंतर देखिए कि एक बार। अच्छा बात चार्ट और भाव चलित चार्ट, ठीक ठीक है, है। तो राशि बार चार्ट नहीं, राशि चार्ट और बार चार्ट तो साउथ इंडियन है, ये जो राशि चार्ट है और भाव चलित चार्ट है, दो जो चार्ट है आप देखिए। अब देखिए राशि चार्ट में देखिएगा ध्यान से, राशि चार्ट में देखिए 12th हाउस, दिस इज 12th हाउस, यहाँ पे मर्क्यूरी जुपिटर सन वेनस है, यही भाव चलित में मर्क्यूरी जुपिटर सन वेनस 4 ग्रह इकट्ठा हो गया, जहां पे राशि चार्ट में जुपिटर सन और वेनस तो 12th हाउस में है और मर्क्यूरी लग्न में है। अलग हो गया ना दो चार्ट, क्यों? ये भाव चलित का पत्री अलग होता है, थोड़ा ग्रह का परिवर्तन हो जाता है, ये मैं समझाऊंगा आगे जाके। बात दिखाई दिया ना चीज? हाँ सर। देखिए राशि चार्ट में मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है, परंतु भाव चलित में फर्स्ट हाउस में कुछ नहीं है, 12th हाउस में चला गया। ये भी मैं समझाऊंगा क्यों ये है, क्योंकि हम भाव चलित पत्री को पढ़ेंगे, भाव चलित पत्री से ही हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो हमें भाव चलित पत्री पढ़ना पड़ेगा। और भी कोई चार्ट दिखाओ तो। इस चार्ट में देखिए, राशि चार्ट में वेनस और मर्क्यूरी द्वादश भाव में है, 12th हाउस में है, और 11th हाउस में कुछ नहीं है, और फर्स्ट हाउस में राशि चार्ट में सन मून राहु है। भाव चलित में देखो फर्स्ट हाउस पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, सन मून राहु कहाँ चला गया? 12th हाउस में। और राशि चार्ट में जहां 12th हाउस में मर्क्यूरी वेनस था, भाव चलित में वो लोग सब 11th हाउस में चला गया है ना। देखिए अंतर, ये मैं समझाऊंगा वाई भाव चलित, और हम भाव चलित से ही प्रेडिक्शन करेंगे। थोड़ा चार्ट चेंज हो जाता है केपी में, और इसको केपी चार्ट भी कहता है, भाव चलित चार्ट को केपी चार्ट भी कहता है। आप अगर एस्ट्रोसेज आपके पास है तो एस्ट्रोसेज में आप देख सकते हो केपी चार्ट और राशि चार्ट या लग्न चार्ट में कितना अंतर होता है, आप एक्सपीरियंस करिएगा, हम केपी चार्ट समझेंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारा क्या आज का बातचीत। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 12 राशि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी? अमित जी का कुछ इश्यूज हो रहा है, ठीक कर लीजिए। विजय जी का आवाज नहीं आया, शायद कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट दिन बातचीत कर लेंगे। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ ओके सर। धन्यवाद। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? हाँ नेक्स्ट क्लास कब होगी? देखो ये तो कौन सा डे वाला है कोर्स आपका? सोम बुध शुक्र, याद रखिएगा। हाँ सोम बुध शुक्र मॉर्निंग 7 AM। ग्रुप में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन करिएगा, कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा 7 AM। ठीक है जी। सर ऑडियो कहाँ मिलेगा? वही व्हाट्सएप ग्रुप में?